श्री भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम साइकिल का जो अंतिम टॉपिक अपना बचा है रिप्रोडक्शन, जैसा मैंने आपको कहा था कि जो हमने फिजियोलॉजिकल एक पूरा वीडियो बनाया था साइकिल की टोटल फिजियोलॉजी का, इसके रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का, है ना, तो उसमें अपनी सारी बातें डिस्कस की थी। लेकिन रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू को अपन एक अलग से वीडियो के अंदर मैंने तैयार किया है, क्योंकि इसका जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड से होता है। तो इसलिए यहाँ आज हम डिटेल से बात करेंगे कि साइकिल के अंदर जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है ना। तो ये हमारा एक पॉइंट बचा हुआ था। तो साइकिल जैसा कि अपना चल रहा है ये टॉपिक साइकिल बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल से लिया गया इंडिविजुअल टॉपिक है। जैसा हम एनिमल की स्टडी कर रहे हैं, एक एक फाइलम का जो है जितने भी फाइलम हैं उनमें से एक एक रिप्रेजेंटेटिव या किसी किसी में 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव एनिमल दिए गए हैं, उनकी अपना कंप्लीट स्टडी करनी है। तो उसके अंतर्गत अपना साइकिल जो टॉपिक चल रहा है इसमें हम आज प्रजनन की बात कर रहे हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। साइकिल में रिप्रोडक्शन देखिए, रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कि अपने समान जंतु को उत्पन्न करना, है ना। तो ये जंतुओं का एक विशिष्ट गुण होता है रिप्रोडक्शन। तो साइकिल जैसा मैंने अभी बताया आपको, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह का पाया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये भी समझना जरूरी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशली जो हमारी बॉडी की जो सेल होती हैं या किसी भी जीव की जो 2 तरह की सेल्स होती है, देखिए एक जर्म सेल्स होती है और एक कैसी होती है, सोमेटिक सेल्स होती है। कायिक कोशिका जो बॉडी की कोई ना कोई सेल होती है उसको सोमेटिक सेल्स कहते हैं, है ना। और जर्म सेल स्पेशली कहाँ पाई जाती है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसके अंदर पाई जाती है। और 2 ही प्रकार की होती है, अगर मेल होता है तो स्पर्म होती है जर्म सेल, और अगर फीमेल होती है तो उसमें ओवा या अंडाणु, है ना, उनको अपन जर्म सेल कहते हैं। बाकी कहीं से भी शरीर में से जो भी सेल निकाली जाती है बॉडी में से उसको अपन सोमेटिक सेल्स कहते हैं। तो बात कर रहे हैं हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग कैसे है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन वो होता है जिसके अंदर जर्म सेल्स यूज नहीं होती है, उसमें सोमेटिक सेल्स या कायिक कोशिका से जंतु का निर्माण हो जाता है पूरे जंतु का। जैसे किसी शरीर से बॉडी से अगर टूट करके कोई भाग गिर गया और उससे कंप्लीट पूरे साइकिल का निर्माण हो गया तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। या कोई इसमें साइकिल में बडिंग के द्वारा होता है, तो यानी कि उसके शरीर से एक ब्रांच निकलती है और ब्रांच इंडिविजुअल एक साइकिल की तरह काम करती है। तो ये सारी क्या है, सोमेटिक सेल्स हैं जो एक कंप्लीट एनिमल को डेवलप कर रही हैं। तो अगर सोमेटिक सेल से जंतु का निर्माण होता है या जंतु का डेवलपमेंट होता है नए जीव का, तो वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर जर्म सेल के फ्यूजन से यानी कि स्पर्म और ओवा, शुक्राणु और अंडाणु के फ्यूजन से निषेचन के पश्चात अगर जंतु का निर्माण होता है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये एक सिंपल सा डिफरेंस हम जानते हैं इनके अंदर पाया जाता है। तो साइकिल एक ऐसा जीव है जो दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन को शो करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकिल। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पेशली अभी अभी मैंने बताया कि साइकिल के अंदर किस तरीके से होता है, 2 तरीके से देखा गया है, लेकिन सामान्य रूप से जो पाया जाता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा, बडिंग या मुकुलन, बाय बडिंग। और कभी कभी रीजनरेशन के द्वारा भी हम मान सकते हैं बाय रीजनरेशन। कुछ बुक्स के अंदर ये भी दिया गया है यानी कि शरीर का कोई हिस्सा टूट करके गिर जाता है ना। साइकिल के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा रिच पाई जाती है। तो मैंने अभी कहा आपको कि शरीर का कोई टूट करके हिस्सा गिर गया और उससे नए स्पंज का या नए साइकिल का निर्माण हो गया, तो वो सोमेटिक सेल थी जो कंप्लीट उसमें डेवलप हो गई। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दोनों प्रकार का जो इसमें मुख्य रूप से कौन सा है, बडिंग के द्वारा या मुकुलन के द्वारा जंतु का निर्माण होना, और रीजनरेशन के द्वारा, यानी रीजनरेशन का मतलब है बॉडी का कोई टुकड़ा जो है टूट करके गिर गया और उससे नए स्पंज का निर्माण हो गया। तो मुख्य रूप से बडिंग के द्वारा होता है। और ये कब होता है बडिंग के द्वारा, फेवरेबल कंडीशन में, जब
इस स्पंज के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, अनुकूल परिस्थिति होती है, तब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा या मुकुलन के द्वारा करता है। और ये बडिंग का मतलब क्या है, मुकुलन का क्या मतलब है कि इसका जो आधार भाग होता है वहां से एक ब्रांच या एक स्मॉल प्रोजेक्शन निकलता है बाहर की तरफ, एक छोटी सी, उसको अपन क्या बोलते हैं, बड कहते हैं या मुकुल कहते हैं। और ये बड बाद में ग्रोथ करके क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है और एक इंडिविजुअल एनिमल की तरह काम करने लगती है। उसके ऊपर जो इसका बाहर निकलने के लिए बाहर निकलने के लिए ऑस्क्यूलम नामक जो छिद्र पाया जाता है वो बन जाता है मुकुल के ऊपर की तरफ, और फिर एक इंडिविजुअल एनिमल की तरह काम करती है। या तो ये उसके साथ स्पंज के साथ जो इसकी पेरेंटल स्पंज है उसके साथ अटैच होकर के भी ये इंडिविजुअल उसकी तरह काम करती है, या फिर अगर टूट करके उससे अलग हो जाती है फिर किसी सबस्ट्रेटम या आधार से चिपक करके नए स्पंज का निर्माण करती है। तो इसकी मुख्य अवस्था क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं फेवरेबल कंडीशन, जब अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है। अनुकूल परिस्थिति का मतलब है कि जब स्पंज को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, भोजन उसको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, है ना, और कोई भी टेम्परेचर हुआ, ताप दाब या एनवायरमेंटल कंडीशन भी उसके एकदम फेवर में हो, ऐसी अवस्था को हम फेवरेबल कंडीशन कहते हैं। और उस दौरान जंतु जो है बडिंग के द्वारा क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जैसा मैंने बताया आपको, क्या होगा इसमें, जैसे हम जानते हैं स्पंज हमें किस तरह का दिखाई देता है, ये जो साइकन होता है इस प्रकार का, आपको पता है फूलदान की तरह होता है, आधार सतह से चिपका होता है ना, इस तरीके से। और ये इसका सब ऊपर की तरफ आपको मालूम है क्या पाया जाता है, ऑस्क्यूलम नामक छिद्र पाया जाता है। ठीक है, और बॉडी के अंदर ये इस प्रकार से ऑस्टिया नामक छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, स्पाइकुला आपको पता है, ये स्ट्रक्चर आप जानते हो इसकी, तो ये हमने बना दिया ऑस्टिया, और ये क्या है, ऑस्क्यूलम, और ये नीचे जुड़ा हुआ है किसके द्वारा, सबस्ट्रेटम या आधार सतह से ये क्या है, चिपका हुआ है। देखिए ये मान लिया इसमें ये क्या है, सबस्ट्रेटम, आधार से जो चिपका हुआ है। हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मोड जो बडिंग है, मुकुलन या मुकुल का मतलब क्या है कि ये जो आप साइकन देख रहे हैं, पेरेंट एनिमल, एडल्ट जो वयस्क जंतु है, ये इस प्रकार आधार सतह से चिपका हुआ है। अब क्या होता है कि इसका, मैंने अभी कहा आपको, इसके आधार भाग से यहाँ पे एक छोटी सी ब्रांच निकलती है, एक स्मॉल प्रोजेक्शन निकलता है, छोटा सा, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे आधार भाग से एक स्मॉल इस तरह का, ये देखिए इस प्रकार से ये प्रोजेक्शन निकलता है, और इसमें बाद में ये ग्रोथ करते हुए, जो स्मॉल प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, ग्रोथ करके बाद में इस प्रकार से ये भी, इसके ऊपर किसका निर्माण हो जाता है, ऑस्क्यूलम नामक छिद्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, बड है या मुकुल, यहां मैं लिख देता हूं बड। इस तरह की कंडीशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अपन। बडिंग का मतलब आपको बताया कि ये एडल्ट एनिमल के आधार सतह पे इस प्रकार से छोटा सा एक स्मॉल प्रोजेक्शन निकलता है, वो आउटग्रोथ करता है और फिर इस प्रकार से बड़ा हो जाता है आकार में, है ना। ये मुकुल जो है ये ग्रोथ करके बड़ी हो जाती है, और इसके ऊपरी भाग पर ऑस्क्यूलम नामक जो छिद्र है, हम जानते हैं, जिससे वाटर इसकी स्पोंजोसील कैविटी से बाहर निकलता है, ये छिद्र बन जाता है। और फिर ये क्या करता है, या तो इस आधार सतह से टूट करके, अपने पेरेंट से टूट करके अलग एक इंडिविजुअल स्पंज की भांति कार्य करता है, और या फिर इससे जुड़ा रह करके भी एक कॉलोनी का रूप ले लेता है, यानी कि यहाँ से मुकुल निकल गई, यहाँ से निकल गई, और इस प्रकार से साइकन के चारों तरफ एक कॉलोनी बन जाती है ना। सभी उसमें नहीं होती, लेकिन किसी किसी में एक कॉलोनी की भी, मुकुल बनने के कारण अलग से इन जंतु की क्या बन जाती है, कॉलोनी बन जाती है, इंडिविजुअल जीव नहीं होता। इस प्रकार से दोनों कंडीशन पॉसिबल है। सपोज कीजिए कि देखिए बर्ड जो है अगर टूट करके गिर गई,
सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट, अगर पेरेंट से सेपरेट हो गई तो सेपरेट होकर के ये जो बर्ड है ये इस प्रकार से ग्रोथ कर लेती है ना, और फिर इसको कोई सबस्ट्रेटम कहीं पे मिलता है तो उस सबस्ट्रेटम पे ये देखिए इस तरीके से हम कह रहे थे इसके ऊपर ये ऑस्टिया नामक छिद्र पाए जा रहे हैं इंडिविजुअल इस तरीके से, ये जो बर्ड है आउटग्रोथ करके और फिर इसको आधार सतह पे इस प्रकार से किसी सबस्ट्रेटम से चिपक जाती है और सबस्ट्रेटम से चिपक करके इंडिविजुअल एक अलग से स्पंज का निर्माण करती है। तो ये क्या था, ऑस्कुलम छिद्र बन गया, और ये क्या है, न्यू स्पॉन्ज या नया साइकिल जो है बडिंग के द्वारा जो बना है, और ये इसका सबस्ट्रेटम। नए सबस्ट्रेटम से चिपक करके इंडिविजुअल जंतु की तरह भी ये बिहेव करता है, टूट करके अलग होकर के। और दूसरी कंडीशन मैंने बताई, अगर अलग नहीं हो रहा तो यहाँ से मुकुल निकल के ग्रोथ कर लिया, फिर इधर से निकल के ग्रोथ कर लिया, इस तरीके से इनकी कॉलोनी भी बन जाती है। तो कॉलोनियल भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है ना, सॉलिटरी एकल भी हो सकता है। तो दोनों तरह की कंडीशन पॉसिबल है, और इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि साइकन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन बडिंग या मुकुलन के द्वारा होता है, नए जीव का निर्माण हो गया। अब आपने देखा कि यहाँ पे किसी तरह की कोई जर्म सेल यानी कि स्पर्म और ओवा का कोई योगदान नहीं है, इसलिए यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिसमें शरीर का कोई भी भाग टूट करके नए जंतु का निर्माण कर देता है। और रीजनरेशन हम जानते हैं, टूट फूट से नए जंतु का निर्माण होना। तो ये हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की। चलिए अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। इसमें देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर जो है इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर ही होता है ना। तो हम बात करते हैं किस तरीके से, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें, स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा बताया आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लैंगिक जनन का मुख्य आधार क्या है, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन। एक मेल कोशिका है और एक फीमेल कोशिका है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चलिए आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए। देखिए क्या किस तरीके से पॉसिबल होता है रिप्रोडक्शन, कैसा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवा, है ना। इन दोनों के फ्यूजन से, ओवा के और स्पर्म के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। अब आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा कि स्पर्म कैसे बना और किस तरह का दिखाई देगा, और ओवा किस तरह का दिखाई देगा। स्पर्म का फॉर्मेशन या शुक्राणु का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, ओवा का निर्माण क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। तो अपन देख लेते हैं। और एक चीज और है कि साइकन के बारे में, साइकन किस तरह का जंतु है एक्चुअली, ये मोनोशियस एनिमल है, ठीक है। मोनोशियस या इसको अपन क्या कह सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एक ही एनिमल की बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन भी इसी में होता है और
ओवा का फॉर्मेशन भी एक ही जंतु की बॉडी के अंदर होता है, मतलब उभयलिंगी, हिंदी में हम इसको कहते हैं उभयलिंगी, मतलब जिसमें दोनों सेक्स, दोनों लिंग एक ही एनिमल के अंदर पाए जाए। तो इसको अपन मोनोशियस भी बोल सकते हैं या बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। तो इस तरह का जंतु है। तो आप देखिए कि जब स्पर्म और ओवा का निर्माण, दोनों का निर्माण एक ही जंतु के शरीर के अंदर हो रहा है, तो उसमें फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन वाटर के द्वारा ही होगा, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, और अंदर ही होता है, बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। यानी पानी जो जलधारा आ रही है शरीर के अंदर जलधारा दूसरे जो स्पंज है या दूसरा जो साइकन है, उसके स्पर्म एक दूसरे साइकन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहां पे उसके ओवा को फर्टिलाइज करते हैं। इसको अपन कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, है ना। लेकिन निर्माण दोनों का एक ही जंतु के अंदर होता है। तो हम कह सकते हैं, देखिए जंतु कैसा है? मोनोशियस है, बाइसेक्सुअल है। दूसरी बात, प्रोटोगाइनस कंडीशन, फाउंड, प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। देखो प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, और गाइनी वर्ड जो है ये किसके लिए बना है? फीमेल गैमेट, यानी फीमेल गैमेट क्या है? ओवा। समझ गए? इसका मतलब हो गया प्रोटोगाइनस, यानी गाइनी या फीमेल गैमेट पहले बनेगा, पहले मैच्योर होगा। तो इसका मतलब हम इसको डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो हम कह सकते हैं कि जंतु के शरीर की ऐसी अवस्था जिसमें शुक्राणु से पहले अंडाणु मैच्योर होते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? यानी फीमेल गैमेट पहले मैच्योर होगा और बाद में शुक्राणु मैच्योर होते हैं, ऐसी कंडीशन कहलाती है प्रोटोगाइनस कंडीशन। तो साइकल में प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। दूसरी बात, साइकल कैसा जंतु है? मोनोशियस है, एक ही जंतु के अंदर दोनों शुक्राणु और ओवा का निर्माण हो रहा है, लेकिन शुक्राणु से पहले मैच्योर कौन हो रहा है? ओवा। तो ऐसी कंडीशन कहला रही है प्रोटोगाइनस कंडीशन। और एक तीसरी अवस्था, और इसमें क्या विशेषता हो सकती है? देखिए फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इसमें? फर्टिलाइजेशन इंटरनल, आंतरिक होता है बॉडी के अंदर, एंड क्रॉस, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो होता है कि एक ही जंतु के शरीर के अंदर जो स्पर्म है और ओवा है उनके अंदर जो हो रहा है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन दूसरे साइकन के शरीर के अंदर अगर हो रहा है ना, इसके स्पर्म दूसरे को फर्टिलाइज कर रहे हैं और इसके ओवा को दूसरे के स्पर्म फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो ये कहलाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। लेकिन होता शरीर के अंदर है, पानी के साथ आई हुई जलधारा के अंदर उससे होता है, स्पर्म आ जाते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए, डिस्कस किए। अपन अब बात करते हैं कि स्पर्म किस प्रकार से, कैसी कंडीशन इसमें दिखाई देगी। देखिए देख लेते हैं कि कैसा हमें दिखाई देगा इसमें। ठीक है, तो यहां जैसा कि मैंने बात की अभी आपको, अपन अब इसकी बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहां देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब आप जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और इस दौरान हम देखेंगे कि इसकी जो ये जो स्पर्म का निर्माण है या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, ये किसके द्वारा होता है? देखिए मेल और फीमेल दोनों जो सेल्स हैं, हम कह रहे हैं जर्म सेल, स्पर्म और ओवा दोनों का ही निर्माण इसके मेसेनकाइम में उपस्थित आर्कियोसाइट सेल्स के द्वारा होता है। आर्कियोसाइट सेल एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो मेसेनकाइम में प्रेजेंट होती है और ये अनडिफरेंशिएटेड एमीबोसाइट सेल कहलाती है ना। तो इसमें अपन लिख लेते हैं स्पर्म डेवलप्ड बाय आर्कियोसाइट सेल्स और
आर्कियोसाइट सेल से भी डेवलप होती है, और इसके अलावा जो स्पर्म है या शुक्राणु जो है, इनका निर्माण पोलर सेल्स या अपन जिसको कोइनोसाइट सेल्स कहते हैं, उनके द्वारा भी इसका निर्माण होता है। ठीक है ना। और इसमें देखिए और क्या क्या होता है। जो स्पर्म है ये इसमें यहां देखिए कैसा दिखाई देगा स्पर्म हमें। स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने बताया। स्पर्मेटो सबसे पहले क्या होता है, आर्कियोसाइट सेल से क्या बनता है, या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गैटन बाय एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा कि कोइनोसाइट सेल जो होती है, हम जानते हैं ये कहां पाई जाती है, कोइनोडर्म पर पाई जाती है। ये कोइनोसाइट सेल जो होती है फ्लैजिलेटेड होती है, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं और कॉलर वाला भाग होता है। तो हमने पढ़ा था इसके बारे में, डिटेल से आपको बताया था मैंने। तो इस वैज्ञानिक ने कहा कि ये जो फ्लैजिलेटेड सेल होती है कोइनोसाइट सेल, यही जो इसका ऊपर का जो भाग होता है, जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर पूरा का पूरा होता है, यही मॉडिफाई हो जाता है किसमें, स्पर्म के अंदर निर्माण इसका हो जाता है। ये किसने कहा था, गेटनबाई ने। लेकिन वैसे अगर बात की तो पहले आर्कियोसाइट सेल से इसका डेवलपमेंट होता है। और आर्कियोसाइट सेल्स मैंने भी बताया क्या है, एक अनडिफरेंशिएटेड एमीबॉइड सेल्स है जो इसके बॉडी के मेसेंकाइम में पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू गेटनबाई, स्पर्म्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट सेल्स। समझ गए मेरी बात। फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट सेल्स ही रूपांतरित होकर के स्पर्म का निर्माण करती है, ये गेटनबाई ने बताया था। चलिए अब देखिए होता क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस में, क्या होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने भी आपको बताया कि आर्कियोसाइट सेल या ये फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट सेल है, ये क्या होता है कि इसके नीचे का भाग तो गायब हो जाता है और फ्लैजिलेटेड जो चैम्बर होता है पूरा का पूरा स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो स्पर्म में जो कन्वर्ट हो जाता है तो वो किस तरह का दिखाई देगा हमें, इस तरह का, ऐसे दिखाई देगा। स्पर्म का ये हेड होता है इस तरीके से, और इस तरीके से इसकी पूंछ दिखाई देती है, और इसमें न्यूक्लियस होता है ना, ये इसकी पूंछ दिखाई देती है। तो ये हेड, राउंडेड हेड, गोलाकार हेड होता है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है इसकी टेल। तो साइकिल में हमें स्पष्ट राउंडेड हेड का स्पर्म दिखाई देता है, और जिसका निर्माण कैसे होता है, पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है, और स्पर्मेटोगोनिया फिर क्या होता है, उसमें डिवीजन होता है, 2 या 3 डिवीजन होते हैं, और उसके दोबारा क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो यहां हमने देखा कि इस प्रकार का राउंडेड स्पर्म, राउंडेड हेड वाला स्पर्म बन जाता है। तो ये हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की। इसी तरीके से अगर हम oogenesis की बात करें, oogenesis की अगर हम बात करते हैं तो oogenesis क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, अंडाणु का निर्माण होना, वो क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। और oogenesis के मुख्य कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, oogenesis में भी पहले oocyte बनती है, और oocyte भी क्या है, देखिए वहां पे स्पर्म किससे डेवलप हुआ था, आर्कियोसाइट या मैंने बताया आपको कोइनोसाइट सेल्स के द्वारा। तो यहां हम कह सकते हैं मेन पॉइंट इसकी बात करें तो ओवा का फॉर्मेशन होना oogenesis कहलाता है, और oogenesis या ओवा किससे डेवलप होता है, oocyte से। तो इसको भी क्या कहा गया कि इसमें क्या होता है कि मेसेनकाइम के अंदर जो है, इसको भी गेटनबाई ने यही कहा कि ये भी क्या है, किसका मॉडिफाइड रूप है, कोइनोडर्म सेल्स जो है उनका मॉडिफाइड रूप है ना। और आर्कियोसाइट से भी इसका बताया, दोनों तरह से इसका डेवलपमेंट बताया। तो इसको हम कह सकते हैं दीज आर द developed by archaeocyte cells present in mesenchyme
एक बात तो ये है। दूसरा, ऐसी कोशिकाएं कोइनोडर्म, ऐसी कोइनोसाइट सेल्स जिनके अंदर भोजन की पर्याप्त मात्रा संचित होती है, वो भी किस में बदल जाती है, एक ओवा के अंदर, या oogenesis के द्वारा ओवा के अंदर उसका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कोइनोसाइट सेल्स also have ability to modify in ओवा में रूपांतरित होने की क्षमता कोइनोसाइट सेल्स में भी पाई जाती है। तो कोइनोसाइट और आर्कियोसाइट दोनों ऐसा कैसे हो गया। अब हमने कहा कि वहां पे आपने देखा कि स्पर्म का फ्लैजिलेटेड, तो कोइनोडर्म सेल आप जानते हैं कैसी होती है। तो कोइनोडर्म सेल की क्या होती है, इस तरह की, देखिए आपको मालूम होगा ऐसी होती है, ये फ्लैजिला होता है इसमें, और इस तरीके से ये इसका यहाँ पे केंद्रक होता है, और ये सारा साइटोप्लाज्म होता है। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर अगर संचित फूड की मात्रा अधिक होती है तो ये क्या होती है, ऊपर का भाग को त्याग करके यही जो सेल है ये ओवा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और ये वाला कॉलर वाला पार्ट पूरे को त्याग देती है। तो इस तरीके से ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है। और ओवा का फॉर्मेशन होने के लिए पहले क्या बनता है, ऊगोनियम बनता है, या oocyte divided by 2 division and convert into ova के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको अपन oogenesis कह रहे हैं। चलिए अब अपन इसकी बात करते हैं कि देखिए फर्टिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है इसके अंदर। फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है इसमें अपन ये देख लेते हैं। मुख्य रूप से जैसा मैंने बताया आपको, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जा रहा है, है ना। फिर आप मैं इसको डिटेल में आपको बता देता हूं कि किस तरीके से क्या हो रहा है। हमने oogenesis पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, किसके द्वारा ये डेवलप हो रहा था ये पढ़ा, इसकी बात की हमने। अब देखिए यहां पे हम देख सकते हैं, देखिए अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। फर्टिलाइजेशन मैंने बताया क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल होता है, इंटरनल एंड क्रॉस। अब ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है कि एक साइकिल के स्पर्म दूसरे साइकिल की बॉडी के अंदर पानी के द्वारा प्रवेश करेंगे और वहां पे उसके रेडियल कैनाल में उपस्थित ओवा को क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये मैंने ये मान लिया रेडियल कैनाल है, यहां देखिए इस तरीके से यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, ये हम पहले कौन सी सेल बता रहे हैं जो अंदर की तरफ बनी होती है, जिसको अपन कह रहे हैं कोइनोडर्म सेल्स। कोइनोडर्म सेल्स कैसे दिखाई देंगी, कुछ इस तरह की होंगी। ये देखिए इस तरीके से हमें दिखाई दे रही है इस प्रकार से। ये सारी की सारी क्या है, कोइनोडर्म सेल्स हैं, जैसा हम पढ़ के आए हैं, अंदर की तरफ पाई जाती है ये। और कोइनोडर्म के अंदर ये कोइनोसाइट ऐसी दिखाई दे रही है।
देख रहे हैं आप। अब ये वाली जो आपको कैनाल दिखाई दे रही है इसको कहते हैं रेडियल कैनाल, और ये भाग कौन सा है, कोइनोडर्म, ठीक है। और ये आपको जो सेल्स दिखाई दे रही है कौन सी सेल्स हैं, कोइनोसाइट सेल्स हैं। अब यहां से क्या प्रवेश कर रहा है, शुक्राणु पानी के साथ आया है और ये शुक्राणु इसमें प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, स्पर्म, हम कह सकते हैं इनको स्पर्म, स्पर्म्स। और ये पानी के द्वारा किसके अंदर एंटर कर रहे हैं, रेडियल कैनाल के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो देखिए एंटर करके स्पर्म कुछ इस तरीके से यहां पे अंदर एंटर कर जाते हैं, और इनके द्वारा जो आप देख रहे हो ये कोइनोडर्म सेल्स जो होती हैं या कोइनोसाइट सेल होती हैं, ये शुक्राणु जो है सबसे पहले कोइनोसाइट सेल इसको इनगल्फ कर लेती है, इसके अंदर एंटर हो जाता है। एंटर होने के बाद अपनी पूंछ को ये त्याग देता है। तो ये कौन सी कैनाल है, रेडियल कैनाल है। और यहां पे हमें नजर आएगा क्या, ओवा या अंडाणु। ये देखिए अंडाणु इस तरफ होगा, इस तरह का, और अंडाणु के अंदर ये क्या पाई जाएगी, केंद्रक पाया जाएगा। क्या है हमारा, ओवा, ये मैं लिख देता हूं ओवा। और ये जो आप देख रहे हो सारा ये वाला भाग, ये क्या है, मीजेनकाइम। कौन सा भाग है ये, मीजेनकाइम। और मीजेनकाइम के अंदर आपको पता है इस तरह से कंटिकाएं भी पाई जाती है। तो यहां आपको ये ओवा दिखाई दे रहा है, रेडियल कैनाल के अंदर ये स्पर्म प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि स्पर्म को ग्रहण कर लिया जाएगा इन सेल्स के द्वारा, और ग्रहण करके अंदर पहुंचा दिया जाता है, और अंदर पहुंचा करके फिर इनको क्या हो जाता है, फिर दूसरी कंडीशन में आप देखिए, फिर ये अंडे के अंदर क्या होता है, इस तरह की कुछ दिखाई देगा हमें, कुछ इस तरह का ये पोर्शन हमें दिखाई देगा, जैसा कि हमने बनाया अभी। ये कौन सी सेल्स थी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां देखिए ऐसे एंगल्फ हो गया इसके द्वारा, ये हमारा जो स्पर्म है ये इनगल्फ कर दिया गया था, यहाँ तो पूंछ इसकी रह गई बाहर, और हेड इसका अंदर की तरफ एंटर कर गया, ये हेड है इसका, है ना, स्पर्म हेड। और बाद में ये अंदर आकर के इस प्रकार से एक अपने चारों तरफ इस तरह का क्या बना लेता है, एक कैप्सूल बना लेता है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक कैप्सूल बना लेता है, क्या बना लिया इसने, एक कैप्सूल बना लिया, और कैप्सूल के अंदर ये स्पर्म का जो हेड है, देखिए हमें दो चीजें नजर आएंगी तो बताता हूं मैं। और क्या नजर आएगा, ये स्पर्म का हेड नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या चीज थी, ओवा, जो ओवा नजर आ रहा है हमें, ओवा इस तरीके से ये अभी बनाया था आप लोगों ने। ओवा के अंदर ये न्यूक्लियस था, है ना, और इस तरह का कुछ हमें दिखाई दे रहा था। तो देखिए जहां आप देख पा रहे हैं कैसी कंडीशन हो गई, फर्टिलाइजेशन जब हो रहा है तो ये स्पर्म का जो ये टेल है, टेल बाहर रहेगी, टेल आउटसाइड, और ये वाला जो आप देख रहे हैं स्पर्म का हेड है, हेड ऑफ स्पर्म, ये अंदर कोइनोसाइट सेल्स के द्वारा इनगल्फ कर लिया गया, और अंदर आने के बाद ये अपने चारों तरफ एक कैप्सूल बना लेता है। ये क्या है, कैप्सूल। और
कैप्सूल बनाने के साथ ही जो फ्लैजिलेटेड सेल है जिसने इसको निगला है, कोइनोसाइट सेल है, वो भी अपने फ्लैजिला को और कॉलर वाले पार्ट को गिरा करके उसका आधार भाग जो होता है इसमें कैरियर सेल या नर्स सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अपन क्या कहेंगे? कैरियर सेल, या इसी को अपन नर्स सेल्स भी कह सकते हैं। अब क्या होगा कि ये होने के बाद में क्या होता है कि ये तीसरी कंडीशन के अंदर ओवा की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसके बिल्कुल पास आ जाती है और इसमें एक शंकु की तरह की संरचना बन जाएगी, कुछ इस तरीके से देखिए। और उसके बाद इसको क्या कर लिया जाता है? अंदर की तरफ ग्रहण कर लिया जाता है इस तरीके से। ये शंकु के आकार की जो इसकी संरचना है, ओवा की जो मेम्ब्रेन है इस तरह की हो जाएगी, देखिए, है ना। और इसको अंदर की तरफ क्या कर लिया जाएगा? इनगल्फ कर लिया जाएगा स्पर्म के हेड को। यहां लिख देता हूं मैं, स्पर्म हेड इनगल्फ बाय ओवा मेम्ब्रेन। समझ गए मेरी बात? तो ये कैरियर सेल में तो वो कोइनोडर्म सेल जो है, कोइनोसाइट जिसने निगला था वो बदल गई, और दूसरा कैप्सूल का जो ये हेड है, ये देख रहे हैं आप, ये हेड अंदर ओवा की मेम्ब्रेन के अंदर एक शंकु बन जाता है, इसके बिल्कुल अटैच में आ जाती है और फिर ये अंदर चला जाता है। अब तीसरी कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर हम बनाए, देखिए इस तरीके से दिखाई देगा। फिर ये हमारी मेम्ब्रेन थी और मेम्ब्रेन के अंदर ये हमें दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो यहां आपने देखा इस तरीके की ये सारी की सारी कोइनोसाइट सेल्स थी रेडियल कैनाल के अंदर, है ना। अब इसके अंदर आपको मालूम है यहां से स्पर्म एंटर करके जो अंदर गया है, ओवा जो हमारा दिखाई दे रहा है, ओवा हमारा इस तरीके से। अब ये कैसा दिखाई देगा? इसके अंदर जो जाइगोट दिखाई देगा, जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट हमें इस प्रकार का दिखाई देगा। इसको अपन क्या कह सकते हैं? जाइगोट। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का फ्यूजन हो गया। ये वाला देखिए हेड जो है स्पर्म का, हेड आकर के अंदर एंटर हो गया और ओवा का जो अंडाणु का केंद्र है इसके साथ ये फ्यूज हो गया। फ्यूज होकर के यहाँ पे ये जाइगोट का निर्माण कर देता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये वाला कौन सा भाग था? मीजेनकाइम। मीजेनकाइम के अंदर क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको पता है इसमें क्लीवेज होता है। क्लीवेज होने से 8 सेल 16 सेल कोशिकाओं का एक भ्रूण बनता है और बाद में उससे जो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है उसको अपन एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। उसमें दोनों तरह की जो सेल्स होती हैं वो देखने में असमान होती हैं। छोटी सेल्स होती हैं उनको माइक्रोमियर्स कहते हैं, जो बड़ी सेल होती है उनको हम क्या कहते हैं? मैक्रोमियर कहते हैं। तो ये हमने इसकी बात की। फर्टिलाइजेशन हमने बताया रेडियल कैनाल के अंदर फर्टिलाइजेशन साइकिल के अंदर होता है और ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि रेडियल कैनाल क्या है, इंक्रेंट कैनाल क्या है। जो कोइनोडर्म के अंदर की जो कैनाल पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं रेडियल कैनाल साइकिल के अंदर। अब देखिए आपको पता है कि इसके बाद क्या हुआ? क्लीवेज हुआ और क्लीवेज के बाद किस तरह का हो रहा है? क्लीवेज कैसा हो रहा है देखिए, क्लीवेज हो रहा है। तो उसमें क्लीवेज के बाद आपने देखा कि जो सेल्स हैं कैसी हो गई? 16 सेल्स इस तरह का बनेगा। देखिए एम्फीब्लास्टुला, आपको बता दूं, होलोब्लास्टिक एंड इक्वल। होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज से फिर क्या बनता है? ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला की जो सेल्स होती हैं अनइक्वल होती हैं और वो ब्लास्टुला में किस तरह का दिखाई देगा? कैसा भ्रूण बन जाता है? जो इसमें लार्वा बनता है एक, उसको अपन बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब एम्फीब्लास्टुला में कैसा दिखाई देगा? देखिए इस तरह का दिखाई देगा।
इसमें किस तरीके से छोटी छोटी सी सेल्स पाई जाती है, देखिए। ठीक है, और बड़ी सेल्स जो पाई जाती हैं उनको अपन कहते हैं मैक्रोमियर, और ये ग्रेन्युलेटेड सेल्स होती हैं। ग्रेन्युलेटेड मतलब ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं इनके इसमें। ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देखिए एम्फीब्लास्टुला हमें इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ऊपर आप देख रहे हैं ये क्या है, माइक्रोमियर्स, जो छोटी कोशिकाएं हैं, और ये वाली कौन सी है, मैक्रोमियर्स। ठीक है, ये कैसी हैं, ग्रेन्युलेटेड सेल्स हैं। और ये कैसी है, फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो ये हमने किसकी स्ट्रक्चर बनाई, एम्फीब्लास्टुला की बनाई है, यानी कि निषेचन होने के पश्चात फिर क्लीवेज होता है, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज के द्वारा फिर ब्लास्टुला का निर्माण होता है। और ब्लास्टुला जब बनता है तो उसमें कोशिकाएं कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं। कुछ कोशिकाएं बड़ी होती है साइज में और कुछ कोशिकाएं छोटी होती हैं। ये जो छोटी कोशिकाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। और बड़ी वाली जो है ये क्या कहलाती है, ग्रेन्युलेटेड सेल्स कहलाती है। तो होता क्या है कि ये जो छोटी वाली फ्लैजिलेटेड सेल्स है यही आगे चल करके जो इसकी डिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है उसकी कोइनोसाइट्स या कोइनोडर्म स्तर के अंदर परिवर्तित हो जाती है एडल्ट के अंदर, है ना। ये लार्वा एम्फीब्लास्टुला लार्वा है, कुछ समय इसी अवस्था के अंदर ये पानी के अंदर तैरता रहता है अपने फ्लैजिला के द्वारा, और तैरने के बाद ये किसी सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है, आधार सतह से चिपक करके, और फिर इसका ये वाला भाग तो कोइनोडर्म में परिवर्तित हो जाता है और ये वाला भाग पिनेकोडर्म या बाह्य स्तर के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और फिर बाद में इसमें मेसेनकाइम का भी डेवलपमेंट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एम्फीब्लास्टुला स्टेज फिर बाद में क्या होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाती है। हम कह सकते हैं फ्लैजिलेटेड सेल, यहां पे लिख देता हूं, फ्लैजिलेटेड सेल्स कन्वर्ट इनटू कोइनोसाइट्स या कोइनोसाइट सेल्स के अंदर क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और ये कौन सा स्तर होता है, इनर लेयर, अंदर का जो स्तर होता है वो है। और जबकि ये जो ग्रेन्युलेटेड सेल्स है ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट इनटू पिनेकोसाइट्स, जो बाहर का स्तर बनाती है पिनेकोडर्म। तो हमने देखा कि पिनेकोसाइट्स और कोइनोसाइट्स, ये अंदर का स्तर और ये बाहर का स्तर बनने के बाद एक संपूर्ण स्पंज का निर्माण हो जाता है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपनी बडिंग के द्वारा किस तरीके से वो सेपरेट होकर के नए स्पंज का निर्माण करता है, और यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन करता हुआ स्पर्म और ओवा का निर्माण किस तरीके से होता है, आर्कियोसाइट सेल्स के द्वारा और कोइनोसाइट सेल्स के द्वारा। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है रेडियल कैनाल के अंदर, ये हमने समझा कि पानी की जो धारा है उसके अंदर दूसरे स्पंज का जो है पानी की धारा के साथ स्पर्म आते हैं और वो रेडियल कैनाल में जब पहुंचते हैं तो रेडियल कैनाल की कोइनोसाइट सेल्स हैं उनको ग्रहण कर लेती है, और ग्रहण करके फिर जो ओवा मेसेनकाइम में पाया जाता है मैच्योर, उसके साथ उसका फ्यूजन हो जाता है और मेसेनकाइम के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो क्योंकि दूसरे स्पंज का स्पर्म जो इसको फर्टिलाइज करता है इसलिए इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। और फिर बाद में उसके द्वारा क्लीवेज होने के बाद फिर इस तरह की असमान कोशिकाएं बनती हैं ब्लास्टुला के अंदर। छोटी कोशिकाओं को माइक्रोमियर कहते हैं, बड़ी वाली को मैक्रोमियर कहते हैं। और फ्लैजिलेटेड सेल माइक्रोमियर होती है और बड़ी वाली कैसी होती है, में फ्लैजिला नहीं पाया जाता। तो ये दोनों इस प्रकार की जो अवस्था होती है इसको एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। इस अवस्था के अंदर ये लार्वा पानी में तैरता है और बाद में अपने आधार सतह से चिपक करके सबस्ट्रेटम से एक संपूर्ण स्पंज का निर्माण करता है, और इसकी दो जरब लेयर का यानी कि पिनेकोडर्म बाहर की तरफ और अंदर की तरफ कोइनोडर्म का निर्माण हो जाता है। तो कोइनोडर्म किसके द्वारा बनी थी, इसके द्वारा बनी थी, कोइनोसाइट्स के द्वारा,
और जो बाहर वाला पिनेकोडर्म स्तर या पिनेकोसाइट सेल है वो किसके द्वारा बनी थी? ग्रैन्युलेटेड सेल या मैक्रोमियल सेल्स के द्वारा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ साइकन। और आज के वीडियो के साथ ही हमारा जो साइकन चल रहा है ये भी अपना कंप्लीट स्टडी हमने इसकी कर ली। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको नया एनिमल लेंगे और उसकी अपन कंप्लीट हिस्ट्री की और लाइफ साइकिल की उसकी पूरी अपन बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।